वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। कोई आखिरी बात याद हो बुजुर्गों में? हाँ जी, अगर इजाजत हो तो कुछ बताऊं। मैंने बहुत बहुत पुरानी बात है, किसी क्लास में ना मैंने एक असाइनमेंट देनी थी, कोई होमवर्क देना था, कागज बांटना था क्लास में, और टीए को कहा फोटोकॉपीज करा के लेके, तो उसने क्लास में कागज बांटना था। और अच्छा, थोड़ा फर्क देखिएगा कि अगर मैं स्टूडेंट्स को कहता कि वो जाते हुए फलानी जगह से ढूंढ लेना, देखो कहीं कागज पड़ा होगा, ले लेना, लेकिन मैंने टीए को क्लास में बुलवाया कि सब स्टूडेंट्स को कॉपी देनी है। क्या फर्क मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं क्लास में बुलवा के टीए को कह रहा हूँ कॉपीज ला के क्लास में बांटना स्टूडेंट्स को, और अगर मैं कहता कि स्टूडेंट्स को भाई ठीक है पेज देना ना जाते हुए, है इंपॉर्टेंस किस बात की? अच्छा चले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ खुद ही बता देता हूँ, पता नहीं शायद मैंने सवाल सही नहीं पूछा। अगर मैं खुद टीए को बुला रहा हूँ और मैंने कहा है सबको कॉपी देनी है, तो आई विल मेक श्योर कि सबको मिले, फिर मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं क्लास, अगर इतनी ही जहमत देनी थी कि खुद ही ले लो जाके, तो फिर मैं टीए को क्लास में क्यों बुलवाता? अगर मैं क्लास में बुलवा रहा हूं और फिर वो खुद कॉपीज कह रहा हूं बांट दो, ये भी नहीं कह रहा हूं उठ के वहां जाके कॉपी दे लो, तो फिर मैंने इंश्योर करना है कि कागज पहुंचे। अच्छा, मैं अभी वो कागज वो टीए बांट रहा था, फिर मैंने समझाना शुरू किया कि करना क्या है, और होमवर्क दे रहा हूं, फिर आपने यानी मैंने तफसील बतानी शुरू की कि करना क्या है। मैंने नोट किया कि उस वक्त बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे थे, और वो इस फिक्र में लग गए कि कागज हम तक पहुंच जाए, उठ उठ के टीए के पास खुद ही चल के जा रहा है। अभी टीए वही है, यहीं से आवाजें लगाने शुरू, भाई मेरे भी कागज चाहिए, भाई आ रहा है, आगे आ जाएगा। तो उस वक्त मैंने एक बात नोट की, क्योंकि अगर आप सोचना चाहें तो बहुत सारे जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि आपको निशानियां मिलती हैं। तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई कि मैंने इनको कागज पहुंचाना है, ये मेरा काम है। मैंने टीए को खुद बुलाया, उन्होंने थोड़ी कहा था सर प्लीज टीए को बुलवा के दिलवा दे, मैंने खुद कहा है, और वो बांट भी रहा है। और जब मैं क्लास में इस बात को इंश्योर कर रहा हूं कि कागज सब तक पहुंचे, तो उस वक्त स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी है कि मेरी इंस्ट्रक्शन सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट्स किस फिक्र में लग गए कि कागज उन तक पहुंच जाए। अब उस दौरान मैं बता भी चुका था करना क्या है, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया, कागज ले लिया, बनाते रहो जहाज उस कागज का। जब मेरी बात ही नहीं सुनी, तो फिर वो कागज को खेले, जैसे मर्जी जहाज बनाना, किश्ती बनाने, जो मर्जी करे।
अच्छा, अब वो उस कागज का वो करेंगे जो उनको ठीक लगेगा, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं कि मैंने करना क्या है। हाँ, अगर मैं ये देखूं कि तो बात ही नहीं सुनते, तो फिर मैं कहूंगा आइंदा से कि फलाने पहाड़ पे जाओ, वहां पड़ा हुआ है कागज, और जाके ले आओ और फिर देख लो उसका जो करना है। ये मेरा एक्शन उनके उस रवैये की वजह से होगा। मैं जब पहुंचाने के लिए बंदोबस्त कर रहा था, और ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या था कि किसी तरह कागज पहुंच जाए उन तक, हैं कि इंस्ट्रक्शन सुन ले। लेकिन वो उस फिक्र में लग गए, भाई मैंने अगर उनको काम देना था तो कागज देना मेरी जिम्मेदारी थी ना, मैंने उनको देना था काम। लेकिन वो इस फिक्र में लग गए कि किसी तरह कागज मिल जाए हमें। वो सोच ही नहीं रहे कि उस कागज का करना क्या है। मैंने अगर टेस्ट देना है या होमवर्क देना है तो कागज मेरा काम है प्रोवाइड करना। उनकी आसानी कर रहा था मैं कि टीएन को खुद दे दे। नहीं चाहिए आसानी, ठीक है ना करो आसानी, जाओ पहाड़ से लेके आओ कागज। मेरी मिसाल समझे। तिरमिज़ी 2466 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो, यानी मेरी बात सुनो और मानो, मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा। गनी होना जो है ना, वो काफी डिटेल डेफिनेशन है इसकी, लेकिन आपको मैं अगर मेरे ख्याल में मैं आपको अगर समझाऊं अपने अल्फाज में, तो आप समझ लें जिसको फिक्र न हो, यानी जब जो रिसोर्स चाहिए वो हो उसके पास, जाया कर रहा हूं नहीं कह रहा, उसको ये फिक्र ना हो रही हो कि हाय मेरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो वो गनी है। उसको जो चाहिए उसको मिल रहा है और उसको फिक्र नहीं हो रही कि वो, तो वो जो फिक्र से आजाद है वो गनी है। तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना गना से भर दूंगा और मोहताजी को तुझसे दूर कर दूंगा। अब वो स्टूडेंट उठ उठ के वो कुर्सियों से गिर रहा है, पलट रहा है, और टीए मेरी मुझे कागज दे दे, उसकी फिक्र से दूर कर दूंगा, मोहताजी से तुझको दूर कर दूंगा। और अगर तू मेरी इबादत के लिए फारिग ना हुआ तो मैं तेरे दोनों हाथ कामों से भर दूंगा और तुझसे मोहताजी को दूर ना करूंगा। अब भागता रह जाए, पहाड़ पे जाए, ढूंढे कागज जाके। तो इसलिए हमें ना दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से, वो रिसोर्सेज हमारे टेस्ट के लिए हैं। उनका करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है जानना। और अगर हमने ना जाना उनका क्या करना है तो क्या करेंगे? हैं? नहीं, रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हम इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहे। मिल गए रिसोर्सेज तो क्या करेंगे रिसोर्सेज का? हैं? जो दिल करेगा वो करेंगे, जो दिल करेगा वो करेंगे, यानी जो हमें ठीक लगेगा हम वो करेंगे। तो ये थोड़ी टेस्ट है। टेस्ट तो है कि फॉलो करना है, ओबे करना है। तो इसलिए हमारी सारी दौड़ना इस वक्त रिसोर्सेज जमा करने पे है, और इररिस्पेक्टिव की इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, दुनिया में टेस्ट किस बात पे हो रहा है, तो रिसोर्सेज तो बेटे जानवर भी जमा करते हैं। तो इस वक्त हमारी सारी दौड़ना सिर्फ जानवरों वाली दौड़ है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और एक आधा और एक पौना सवाल होमवर्क दिए थे। पहले आधे वाले की बात करते हैं, क्वालिटी केमिकल्स। हाँ जी, होमवर्क किया है, क्योंकि मैंने कहा था जरूरी है भाई, मैंने प्रोसेस 2 शुरू कराना है, किया है। अच्छा, इसमें ना उन लोगों को यकीनन मसला होगा जो सवाल सॉल्व करने की आदत नहीं रखते और सिर्फ सोल्यूशन देख के समझते हैं कि हम भी करते तो ऐसा ही करते। और चूंकि सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ मिलेगा, तो ये ग्रुप में भी मुझसे पूछेंगे सर ये क्या हुआ होगा। अगर आप इस सवाल को खुद सॉल्व करते तो आपको जरूर पता चल जाता कि क्या हुआ होगा। सोल्यूशन देखेंगे तो फिर पूछते रहेंगे कि क्या हुआ होगा। तो किसी को पूछना है क्या हुआ होगा पीछे? नहीं मसले किसी? जी, नॉर्मल लॉस एक्चुअल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस तो हम एस्टीमेट पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें तो कैलकुलेट करना है। एक्चुअल लॉस से कंपेयर करके पता चलेगा कि नॉर्मल लॉस है कि नॉर्मल गेन। स्प्रिंग 16 बता रहा हूं, अगर आपको इसमें मसला है तो। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, ये टेबल का पहला कॉलम यूनिट्स वाला, और ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी, ये क्या है? ये आउटपुट है, क्योंकि प्रोसेस ए का सवाल है तो फिर ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट दिया हुआ है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस दिया है, इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 50%। इंस्पेक्शन इज परफॉर्म व्हेन द यूनिट्स आर 50% कंप्लीट।
तो वो जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस थे वो पिछले महीने 40% कंप्लीट थे, तो ये इस महीने इंस्पेक्ट हुए होंगे और क्लोजिंग 60% तक पहुंच गए हैं, तो ये इंस्पेक्ट हो गए होंगे, इसलिए इनको माइनस नहीं करना। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हो गए ओपनिंग और पूरा का पूरा इनपुट, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हो गए 25,000। इनके ऊपर लगेगा 5%, कितना 1 2, ये नॉर्मल लॉस, और फिर बाकी बैलेंस करेंगे तो एबनॉर्मल गेन आ जाएगा, और बाकी फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी। आपने इसमें मजीद कुछ पूछना है तो पूछें जी। देखें, बैलेंसिंग तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आउटपुट पता है। हो सकता है सवाल में वो आउटपुट ना बताता, एक्चुअल लॉस बता देता, तो नॉर्मल लॉस और एक्चुअल लॉस को कंपेयर करके पता लग जाता, और फिर हमने क्वांटिटीज कैजुअल से फिर आउटपुट निकाल, यकीनन फिर उसने आउटपुट ना बताया होता, तो अगर वो एक्चुअल लॉस बता दे तो उससे भी हम एबनॉर्मल गेन लॉस निकाल सकते हैं, आउटपुट बता दे तो उससे भी निकाल सकते हैं। स्प्रिंग 16 में और बताएं, पार्ट ए कहा था, उसमें कुछ पूछना है तो जिन्होंने किया है स्प्रिंग 16 में बताइए जो पूछना है। पूछना कुछ नहीं है कि किया नहीं है। स्प्रिंग 15 इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? Expected losses are identified at the time of inspection, which takes place at the end of process. इसका मतलब inspection stage 100%। और ये जो आपको cost for the month में overhead दिए हुए हैं, ये actual हैं, हमने ये नहीं लेने, हमने applied वाले लेने। मेरी तरफ से यही था इसमें बताने वाला। आपने पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ पूछना है तो बताएं जी। यानी कन्वर्जन दी हुई है, हाँ हाँ, तो कन्वर्जन दी हुई है ना, नहीं हमें क्या पता इसमें कितना ओवरहेड है और कितना नहीं है। अरे नहीं नहीं, पिछले साल आपको, अच्छा चलो, अगर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाते, ये सवाल ये पूछा है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो लेबर एंड ओवरहेड है, सबको बता रहा हूं, उसमें एक्चुअल ओवरहेड्स हैं या अप्लाइड है? अगर इस महीने का हम स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन बनाते तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालते, उसके लिए कौन से एफओएच वाले इस्तेमाल हुए होते? अप्लाई वाले। तो यही हरकत हमने पिछले साल भी की होगी, तो वो ऑलरेडी आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी हुई है। हाँ, अगर इस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट में मटेरियल और लेबर लिखा होता बस, तो उसमें फिर अप्लाइड भी शामिल करने पड़ते एफओएच। अब उसने ओपनिंग में आपको बता तो दिया डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, तो कन्वर्जन दे दी उसने, तो वो सही वाली ही दी होगी। हाँ, करंट पीरियड डाटा के अंदर हमें नजर आ रहा है ओवरहेड्स एक्चुअल हैं 11,500, तो उसकी जगह हमने अप्लाइड यूज करना है। स्प्रिंग 15 में और बताइए आपने क्या पूछा है अगर सवाल किया है तो। स्प्रिंग 15 चलो जी, प्रोसेस 2 पे आते हैं। मैंने पहले हेडिंग दी थी, हम सब कुछ जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, अब हम सब्सिक्वेंट प्रोसेस पढ़ते हैं। अब जो कुछ पढ़ाने लगा हूं वो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, और यानी पहले के अलावा ये जो होमवर्क वाले सवाल थे दोनों, ये कैसे पता कि प्रोसेस 1 का सवाल था? दोनों के अंदर लिखा हुआ था कि 2 प्रोसेसेस हैं ए एंड बी, और ये डाटा आपको ए का दिया हुआ था, तो इसलिए ये पहले प्रोसेस का सवाल था। अगर प्रोसेस बी का डाटा दिया होता तो फिर ये टॉपिक होता। तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस यानी पहले के अलावा कोई भी, और बार बार सब्सिक्वेंट प्रोसेस बोलने की बजाय मैं प्रोसेस 2 कह रहा हूं, मैं प्रोसेस 2 कह रहा हूं आपको पढ़ाते हुए। असल में सवाल में तो कोई भी नंबर सवाल हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ने लगे हैं प्रोसेस 2। इसमें ना 3 केसेस हैं, और एक एक करके चलाता हूं। तो पहले हम कर लेते हैं केस 1, और केस 1 ये है कि नो फर्दर मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड इन प्रोसेस 2। नो फर्दर मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड इन प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में सिर्फ मिसाल लिख रहा हूं, ये प्रोसेस 26 का भी सवाल हो सकता है। मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस के अलावा कोई भी प्रोसेस है तो वो पढ़ा रहा हूं।
नो फर्दर मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड, इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हम फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते होंगे या हो सकता है कोई बिजली का काम करते हो, तो उनके ना ग्लव्स और शूज एक खास मोटे किस्म के ना रबर के होंगे और उसमें बटन और खूबसूरत से जेब और ये सब भी लगे होंगे। नहीं, बस सिर्फ वो रबर ही होंगे। तो वो जो रबर के ग्लव्स और शूज उन वर्कर्स के लिए बनाते हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल तो वो रबर ही होगा। और ना मुझे पता ना आपको पता वो जूते कैसे बनते हैं, ऐ भी बना लेते हैं मिसाल कि जो रबर होगा, लेटेक्स भी कहते हैं इसको शायद, ये रॉ मटेरियल ये पहले प्रोसेस में इन होगा, फिर इसमें हो सकता है कि इसको पिघलाया जाता हो ताकि इसके अंदर जो गंदगी शामिल है वो साफ करके इसको किसी प्योर फॉर्म में हासिल किया जाता हो। फिर वो पिघला हुआ रबर हो सकता है अगले किसी प्रोसेस में जाता हो जहां पर उसको एक खास शेप में ढाला जाता हो। फिर हो सकता है वो वहां से कोई और केमिकल लगा के उसकी शक्ल पक्की रखने के लिए कोई और सेफ्टी स्प्रे करके वो फिनिशिंग की शक्ल में आ जाता हो। उसके बाद फिर ये ग्लव्स बनते हो, ये फिनिश गुड। रॉ मटेरियल बस एक ही है जो प्रोसेस 1 में एंटर हुआ था। उसके बाद यही रॉ मटेरियल इन दोनों प्रोसेसेस से मजीद गुजरने के बाद फिनिश गुड्स तक पहुंच रहा है। तो इन प्रोसेसेस के अंदर बस सिर्फ कन्वर्जन ही हो रही है मजीद। तो इस केस का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस में इन हुआ था वही अपनी शक्लें बदलता बदलता फिनिश गुड्स तक पहुंच रहा है। अच्छा, अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि तो हाँ ऐसे ही होता है, तो नहीं, मैं आपको केस 2 जुबानी बता देता हूं। हो सकता है केमिकल ए प्रोसेस 1 में आता हो, उसको उबालते हो, उसको प्योरीफाई करते हो, फिर वो प्रोसेस 2 में जाता हो, फिर केमिकल बी उसमें ऐड होता हो, फिर उन दोनों को मजीद मिक्स करते रहते होंगे, फिर अगले प्रोसेस में जाके हो सकता है केमिकल सी ऐड होता हो और फिर फाइनल प्रोडक्ट पेंट बनता हो। तो अब इसमें रॉ मटेरियल वही है जो पहले प्रोसेस से चला था। नहीं, केमिकल ए भी है, बी भी है और सी भी है, और अगले प्रोसेसेस के अंदर मजीद मटेरियल कॉस्ट इनकर होती जा रही है। ये वो नहीं है। सवाल में कैसे पहचानेंगे कि ये वाला केस है? प्रोसेस 2 का डाटा दिया होगा तो उसमें कोई मटेरियल कॉस्ट नहीं होगी। प्रोसेस 2 का इनपुट क्या होगा? प्रोसेस 1 का आउटपुट। अब मेरी इस मिसाल के अंदर चाहे इसका सवाल हो तो भी हम यही पढ़ रहे हैं, चाहे इसका सवाल हो तो भी हम ये पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमने करना क्या है? जो आज तक सीखा सब कुछ वैसे ही है, बस जो पहले इज्जत दिया करते थे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, यानी उसको इज्जत मिलेगी, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का नाम इसलिए था क्योंकि प्रोसेस 1 का इनपुट मटेरियल था, इसका इनपुट इसका ट्रांसफर है। तो वो जो हम लोगों को पिछले किए सवालों में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी होती थी, अब प्रोसेस 2 के सवाल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन दी होगी। बस अंग्रेजी का नाम बदल जाएगा। है वो हमारे लिए इज्जत में ऐसे ही जैसे डायरेक्ट मटेरियल होता था, यानी सिर्फ इसी का नाम बदल रहा होगा लेकिन ट्रीटमेंट सब वैसे ही है। इसी तरह क्वांटिटी स्केड्यूल में पहले हम इनपुट किसको लेते थे? जो मटेरियल के यूनिट्स इनपुट थे। अब हम इनपुट किसको कहेंगे? जो ट्रांसफर इन है। तो बाकी सारा सवाल करने का तरीका बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है। All calculations formats are same as studied for process 1 except यहां होती थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यहां होगी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन। यहां पर इनपुट होता था मटेरियल के यूनिट्स और यहां इनपुट होगा ट्रांसफर्ड इन यूनिट्स। बस ये फर्क पड़ेगा, यानी सिर्फ नामों का फर्क पड़ेगा, काम सब वही है। जो पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को इज्जत दे रहे थे वही सब ट्रीटमेंट ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन होगी। यानी ईपी में और कॉस्ट पर यूनिट में जो हम मटेरियल का कॉलम बना रहे होते थे
यहां पर हम P1 का कॉलम बना रहे हो। जो वहां पर हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर या पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए मटेरियल का कॉलम बनाते थे, अब उस मटेरियल के वर्ड की जगह ये लिख रहा हूं मैं। बाकी मैं इसको यूज करता हूं तो और बेहतर समझ आएगी बात। तो ये सब कुछ वही है जो पहले सीखा है, सिर्फ कुछ नामों का फर्क है, वरना काम सब वही है। जी बिल्कुल हो सकता है, सवाल डबल सवाल हो सकता है। प्रोसेस 1 भी अभी मैं आपको ये कराने लगा हूं ताकि इसकी पूरी पिक्चर बता सकूं। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों का सवाल हो सकता है। ये नोटेड? चले सवाल लिखे। Following information relates to process 1 and process 2 for the month of May. पहले बड़ी सी हेडिंग ले लें प्रोसेस 1 की। पहले ये सारी बातें प्रोसेस 1 की बताने लगा। पहले सारी बातें प्रोसेस 1 की होने लगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। और इसकी कॉस्ट लिखें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 48,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 44,000। और
ये हो गया ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। फिर लिखें करंट मंथ डाटा, करंट मंथ डाटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5.5 लाख, 550,000, और ब्रैकेट में लिखिए 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स। कन्वर्जन मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई है 5.5 लाख और ब्रैकेट में यूनिट्स कहे हैं 25,000, 25,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट 8,20,000, 820,000। फिर लिखें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,600, 3,600। सेवेंटी % कंप्लीट, 3,600 यूनिट्स हैं और 70% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। इंस्पेक्शन स्टेज 80%, 80%। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 900 यूनिट्स, 900 यूनिट्स। और क्या रह गया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 10 रुपए, ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। ये हो गया प्रोसेस 1। अब हेडिंग दें प्रोसेस 2, प्रोसेस 2। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस याद है क्या होता है? क्या होता है? जो मशीनों में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो तारीख देख के और घड़ी का टाइम देख के वो हर प्रोसेस के हिसाब से चल रहे होंगे। और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस वो है कि अकाउंटेंट को तो मंथ एंड करना था, तो उस मंथ एंड पे जो यूनिट्स मशीन में पड़े थे वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस होते थे। प्रोसेस 2 की हेडिंग दे लें। अच्छा ये बताएं कि प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का हाँ जी, हर दफा मैं ये काम करता हूं बड़ा मजा आता है। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा। भाई अगले ही लम्हे वो प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग होगा। प्रोसेस 1 में था शाम को, अगली सुबह प्रोसेस 2 में से निकलेगा वो। पीआरसी की क्लास छुट्टी हुई, अगली सुबह वो कैफ का स्टूडेंट है। तो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का कुछ भी नहीं होता, वो प्रोसेस 1 ही में होता है। चले प्रोसेस 2 की हेडिंग में लिखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स है, 1500 यूनिट्स है। और ये है जी 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। और इनकी कॉस्ट P1 कॉस्ट, P1 कॉस्ट किससे टैली करेंगे?
हाँ, पहले इसको पूरा कर दें, फिर पूछना कि क्या टैली करना चाह रहे हैं आप, उसमें मिल जाएगा आपको आंसर, नहीं तो दोबारा पूछ लेना। ये मैं आपको प्रोसेस 2 बता रहा हूँ, और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बताए हैं 1500 यूनिट, 75% कंप्लीट, और उनकी कॉस्ट बता रहा हूँ। तो P1 कॉस्ट 75,000। ये P1 कॉस्ट कहां से आ गई? मैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहना चाहिए था भैया, अपने प्रोसेस 2 में पड़ा हुआ है, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट नहीं है, वो P1 कॉस्ट है। कितनी बोली? 75,000। कन्वर्जन कॉस्ट 30,000। कन्वर्जन कॉस्ट 30,000। करंट मंथ डेटा लिखें, करंट मंथ डेटा। कन्वर्जन कॉस्ट 700,000, 7 लाख। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स हैं, और ये 50% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है। इंस्पेक्शन स्टेज है 60%, इंस्पेक्शन स्टेज 60% है, और नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 15 रुपए, ₹15 पर यूनिट। आउटपुट 20,100 यूनिट्स, 20100 यूनिट्स, ये आउटपुट है। और कल सवाल एफको से क्या था? फाइफो से, और होमवर्क वाला एफको था एक, और एक फाइव। चलें फाइफो से करते हैं। फाइफो मेथड है, और आधा आपसे रिक्वायर्ड है, आधा मुझसे रिक्वायर्ड है। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन बनानी है, प्रोसेस 1 की भी और प्रोसेस 2 की भी। प्रोसेस 1 आप बना दें जल्दी से, फिर मैं वहां से कंटिन्यू करता हूं प्रोसेस 2। आप लोग प्रोसेस 1 करें सॉल्व। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन रिक्वायर्ड है दोनों प्रोसेसेस की। प्रोसेस 1 आप कर दें, फिर प्रोसेस 2 मैं सिखाता हूं। करें जी, प्रोसेस 1 करें सॉल्व।
क्वांटिटी स्केड्यूल बना, ALAG एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है 290 यूनिट्स का। आउटपुट क्या बना? 22900।
सवाल करने को कहा था भाई सबको। बहुत देर लगा दी यार। प्रोसेस 1 क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, इनपुट 25,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600। अच्छा, ये मैं अभी इधर ना इसी के अंदर कर रहा हूं, जिसको ये बात मुश्किल लगे वो ऐसे ना करना, वो अलग वर्किंग बना लेना। इंस्पेक्टेड यूनिट्स, इंस्पेक्टेड, जो कल आपको मैंने अलग से वर्किंग बना के दिखाई थी ना नॉर्मल लॉस की, अब मैं इधर ही कर रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो अलग वर्किंग बनाना। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? ओपनिंग इंस्पेक्ट पिछले महीने हुए थे, किस महीने हुए? इस महीने हुए। क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुए ना, तो इसको ऐड करना है और इसको, तो अगर मैं यही इसी वक्त ही इनका सब टोटल कर लूं तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही बन गए 2 3।
यानी यही क्वांटिटी स्केड्यूल के फेस पे ही नजर आ गए एक्सपेक्टेड यूनिट्स। और नॉर्मल लॉस है इनका 5%, 1190। अगर आपको ये डब्बा बना के टोटल करना कंफ्यूज कर रहा है तो आप ना बनाए डब्बा, वर्किंग वन इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग से निकालें जैसे मैंने कल निकाले। और एक्चुअल लॉस 900 है, इसका मतलब है कि एबनॉर्मल गेन है 290। ये हमें 900 और इसके डिफरेंस से पता चला। और अब आप आउटपुट निकाल लें 229 जी। क्वांटिटी स्केड्यूल में बताएं इतराज। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन FIFO है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2400। कितने परसेंट कंप्लीट थे? 60, तो 40 यहां आएगा 960। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। बाईस 900 में से ओपनिंग निकाल दें 20500। ये हर लिहाज से 20500 है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600। मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन 70 है। 3600 और 2520। एबनॉर्मल गेन 290। मटेरियल और कन्वर्जन, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन ये इंस्पेक्शन स्टेज वाला, तो 290 232। टू 3810 23748। कॉस्ट पर यूनिट FIFO है इसलिए सिर्फ करंट पीरियड आएगी। मटेरियल 550, कन्वर्जन 820। नॉर्मल लॉस की रिकवरी 1190 इंटू 10 रुपए 11900 53810 और ये तो 820 है। इसी के नीचे लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर है 23810 और 23748, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22.60 34.5। ये इसी के नीचे लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन cost of completed units, opening work in process और started and completed। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आ गया पहले BD 48 44 92,000। कन्वर्जन 960 into 34.53 33149। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है 20,500 इंटू ये दोनों 22.6 प्लस 34.53 117 1165 129 631। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, कन्वर्जन और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, मटेरियल और कन्वर्जन
3600 इंटू 22.6 और 2520 इंटू 34.53, 290 इंटू 22.6 और 232 इंटू 34.53, 36 870 16 168 376। ये है भाई प्रोसेस वन, और ये तो सबका सही होना चाहिए। नहीं ठीक हुआ, गलतियां हैं तो पूछे बेटे कहाँ क्या गलती है जो ना समझ आई हो। जिनका गलत है और कुछ पूछना है तो पूछें। प्रोसेस टू, प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू का इनपुट है, और ये हम सवाल कर रहे हैं मे का सॉल्व। तो प्रोसेस वन का जितना आउटपुट होगा उसको एक कमरे में बिठाते जाएंगे, पूरा महीना इकट्ठा करेंगे, फिर वो सारे उठा के फिर जून के महीने में प्रोसेस टू पे डालेंगे। हैं? नहीं, प्रोसेस वन की मशीन से निकला प्रोसेस टू में चला गया, कोई गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नहीं चला गया। जैसे ही प्रोसेस वन से आउट होगा वो साथ अगली मशीन में प्रोसेस टू में चला जाएगा। तो प्रोसेस वन का जो मई के महीने का आउटपुट है वही प्रोसेस टू का मई के महीने का इनपुट है। तो प्रोसेस वन का जो आउटपुट निकला है, अब हमें प्रोसेस टू के क्वांटिटी स्केड्यूल के लिए ये इनपुट मिल गया। प्रोसेस टू क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस वन का क्लोजिंग में ओपनिंग लिख दूं? नहीं, प्रोसेस टू का ओपनिंग अलग है 1500। इनपुट लिखना है इनपुट लिखते हैं, ट्रांसफर इन कहना है ट्रांसफर इन कहते हैं, ये वही इनपुट वाली चीज है। कितना? 22900। क्लोजिंग 2000। इंस्पेक्शन स्टेज 60%। ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हुए थे कि अब हुए हैं? ओपनिंग पिछले महीने हो गए थे, ये पिछले महीने हो गए थे इंस्पेक्ट। ये ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 75। इंस्पेक्शन कितनी है? तो ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, इसलिए ऐड नहीं होंगे। क्लोजिंग अभी नहीं पहुंचे इंस्पेक्शन तक, तो माइनस हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ क्वांटिटी स्केड्यूल के फेस पे ये बात समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं तो इसके लिए अलग वर्किंग बनाएं। ये मैंने डब्बा बना के इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल दिए, ये मैंने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल दिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपने दिस माइनस दिस किया है और डब्बे में बंद कर दिया, तो नजर आ रहा है ना कि इसमें से माइनस किया। 20900। और नॉर्मल लॉस कितना है? 10%, तो 2090। और एक लाइन छोड़ के आउटपुट अब दिया हुआ है 20100। अब इसको बैलेंस करेंगे 210। कोई मासूम इंसान अगर इसको भी ऐड करने लग जाएगा, इसको भी ऐड करने लग जाएगा, तो ये दोबारा नहीं ऐड कर देना, यानी दिस प्लस दिस, तो एबनॉर्मल लॉस आ गया 2n। इक्वलेंट प्रोडक्शन। प्रोसेस टू में जो इनपुट है वो प्रोसेस वन से आया है, ये मैंने वो जिक्र किया है। प्रोसेस वन का जो इनपुट था वो मटेरियल के स्टोर से आया था, इसलिए मटेरियल लेते थे। तो FIFO है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स।
कितने % कंप्लीट था, तो बाकी 25 फिर इधर आएगा 375 स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। बीस 100 में से ये निकाल दें 18600, ये पूरा पूरा है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 और मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन के एतबार से, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन 50 है, तो 2000 और 1000। एबनॉर्मल लॉस 210, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन 60 जो कि इंस्पेक्शन स्टेज है। 210 126 20810 20101। कॉस्ट पर यूनिट P1 और कन्वर्जन। अच्छा, नोट करना तो आपको आता ही है, इधर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, किस प्रोसेस में खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहे हैं? प्रोसेस 2। और यहां पर P1 का कॉलम लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम P1 में जो खर्चे थे 5,50,000 और 8,20,000 वो यहां दोबारा लिखने लगे। ये सब कुछ वहां नहीं लिखने लगे। हम सिर्फ यहां पर ये बता रहे हैं कि प्रोसेस 2 के अंदर जो यूनिट्स इस साल मजीद आए ट्रांसफर इन होके, उन पे P1 में कितना खर्चा हो चुका था। नहीं, अच्छा नहीं समझाया मैंने। ये 550,000 क्या है? मटेरियल कॉस्ट तो है, लेकिन पिछले चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन से लिंक करके बताता हूं, ये 550,000 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। जो इस महीने में रॉ मटेरियल के स्टोर से निकल के यहां आए होंगे, FIFO, FCO, पता नहीं कौन सा मेथड होगा, तो उस रॉ मटेरियल वाली जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट की होगी, ये वो फिगर। नहीं समझे, दोबारा देखें। अगर पीरियोडिक सिस्टम था, अगर, तो हमने मई के महीने में ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस फलाना 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 माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, उसका आंसर निकला होगा 5.5 लाख। ये वो 5.5 लाख, यानी प्रोसेस 1 में जो रॉ मटेरियल के स्टोर से इधर आया है, रॉ मटेरियल स्टोर की कैलकुलेशंस के मुताबिक वो कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है। पता नहीं, मुझे दिल को यकीन नहीं हो रहा, मैं समझा नहीं पा रहा सही से। प्रोसेस 1 का इनपुट कहां से आ रहा है? रॉ मटेरियल के स्टोर से। ये जो 550,000 है, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कह रहे होते हैं, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर बैठ के
अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू कैलकुलेट करते, तो कैसे कैलकुलेट करते? पीरियोडिक सिस्टम, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कोई और आउट माइनस क्लोजिंग, ऐसे निकलता ना। तो उसको हम मटेरियल के स्टोर में बैठ के ही कैलकुलेट कर लेते। ये वो 5.5 लाख रुपए, यानी मटेरियल के स्टोर के मुताबिक 5.5 लाख रुपए का मटेरियल प्रोसेस 1 में इनपुट हुआ। अब यहीं से प्रोसेस 2 में चलते हैं। प्रोसेस 1 की कैलकुलेशन के मुताबिक 12,96,000 रुपए के यूनिट्स प्रोसेस 2 में गए। जैसे रॉ मटेरियल के स्टोर में बैठ के हमने 5.5 लाख रुपए कैलकुलेट किया। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि मई के महीने में रॉ मटेरियल के स्टोर से 5.5 लाख रुपए का मटेरियल प्रोसेस 1 में गया है। ये जुमला मैं कहां खड़े होकर बोल रहा हूं? रॉ मटेरियल के स्टोर में। रॉ मटेरियल के स्टोर में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि मई के महीने में 5.5 लाख रुपए का मटेरियल प्रोसेस 1 में गया है। कैसे निकला होगा 5.5 लाख? जो उस चैप्टर में मटेरियल इशू निकाला था। अब यही बात प्रोसेस 1 के एंड पे खड़े होकर हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस 2 में ये जो 22,900 यूनिट्स गए हैं, प्रोसेस 1 के एंड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, इनकी इतने रुपए कॉस्ट प्रोसेस 1 में कैलकुलेट की है हमने। तो प्रोसेस 2 के एतबार से जैसे प्रोसेस 1 में हमने 5.5 लाख रुपए को वेलकम किया था, 25,000 यूनिट्स, वैसे हम प्रोसेस 2 में खड़े होकर क्या वेलकम कर रहे हैं? 22,900 यूनिट्स, इतनी कॉस्ट वाले। तो जो प्रोसेस 1 के अंदर 5.5 लाख रुपए के साथ सलूक था, प्रोसेस 2 में वही सलूक इस 1296 के साथ है। ये 1296 इधर आ गए। और प्रोसेस 2 में फिर अब यहां से बात आगे चली और मजीद कन्वर्जन का खर्चा आया। कितना? 7 लाख। अब ये प्रोसेस 2 की सारी कहानी चल रही है। और प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस 2090 की स्क्रैप वैल्यू 15 रुपए। इसी के नीचे चल रहा हूं, यूनिट्स 20,810 और 20,101 और पर यूनिट कॉस्ट 60 0.8 अगर FIFO मेथड है तो ये इन चीजों को ऐड करके निकला है। FCO मेथड होता तो एक ब्रैकेट में ही निकल आता, वो यहां लिख दो। यानी जो प्रोसेस 1 का कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है वो ही यहां पर वेलकम अमाउंट है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल अक्सर करते हैं, आपने किया नहीं, शायद सारे काबिल बच्चे हैं, किसी को मसला नहीं हुआ या कोई सोच ही नहीं रहा, मैं खुद ही बता देता हूँ। प्रोसेस 1 में इंस्पेक्शन हो तो गई थी, तो प्रोसेस 2 में इंस्पेक्शन क्यों हो रही है? हाँ, तो पीआरसी में टेस्ट हो गए थे, तो क्या कैप पे टेस्ट नहीं होंगे? पीआरसी के टेस्ट अलग थे, कैप पे टेस्ट अलग है? हाँ, हर प्रोसेस में होती है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में एक तो आ गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक हो गया स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हो गया BD 75,000 प्लस 105 और इस महीने इस पे कन्वर्जन पे 375 इंटू 13,058 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में 18,600 इंटू 60.79 प्लस
34.82 1778346 189640। अगर ये तो मैंने प्रोसेस 1-2 मिक्स कर दिया ना, अगर सवाल ही सिर्फ प्रोसेस 2 होता तो फिर आपको ये 1296 दिया होता, फिर आपको क्या होता, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1, इतनी इनकी कॉस्ट दी होती फिर। अच्छा, और सवाल वाला पहले ये भी बना सकता था कि 1296314 22,900 से डिवाइड करिए, ये 22,900 1296 314 को 22,900 से डिवाइड करें 56 पॉइंट। तो वो ये भी हो सकता, सवाल वाला कहता कि 22,900 यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ कितना 56.61, तो उसको फिर हम खुद 1296 बना दें। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग मटेरियल नहीं P1 और कन्वर्जन 2000 इंटू 60.79 और 1000 इंटू 34.82 और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस P1 और कन्वर्जन 210 इंटू 60.79 और 126 इंटू 34.82। चलिए टोटल तो मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। एक सवाल होमवर्क कर दीजिएगा, एक क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मजे की चीज है, उसमें पुराना सा सवाल है, सिंपल सा ही है, लेकिन क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अच्छा है। मेरी बुक में क्वेश्चन 18 हॉर्नबिल लिमिटेड के नाम से सवाल है, ऑटम 11 क्लोजिंग स्टॉक मजे की चीज है। ऑटम 2011 अटेम्प्ट का सवाल है, ऑटम 11 अटेम्प्ट का सवाल है, हॉर्नबिल लिमिटेड, ये होमवर्क। ठीक है।